जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के दिल में जहां हर दिन हजारों लोग घूमते हैं, वहीं एक कार फट पड़ी और उस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया, तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। लाल किला, जो देश की पहचान है, उसके ठीक पास एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आवाज पुरानी दिल्ली के कई किलोमीटर तक सुनाई दी। लोगों ने सोचा कोई गैस का सिलेंडर फटा होगा, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी थी। अब खुलासा हो रहा है कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि एक प्लान किया गया टेरर अटैक था। आज हम आपको बताएंगे कि धमाका कैसे हुआ, इस धमाके के पीछे क्या था और कौन कौन शामिल थे, और इनसे पाकिस्तान एंगल से लेकर अफगानिस्तान तक कैसे रोल मारा। तो बने रहिए पूरा सच जानने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:50 पर दिल्ली के पुराने हिस्से में लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार खड़ी थी। भीड़ भाड़ वाला इलाका था। मेट्रो स्टेशन के पास अचानक एक धमाका हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा घायल हुए। धमाके से कार पूरी तरह जल गई। आसपास की 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि धमाका तीव्र था। कान फट जाना, फेफड़े क्षतिग्रस्त होने जैसे रिपोर्ट्स आए। यानी यह साधारण विस्फोट नहीं, बल्कि हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था। धमाके के तुरंत बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई। दिल्ली पुलिस, एनआईए और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। कार की नंबर प्लेट जल गई थी, लेकिन इंजन नंबर से ट्रेस हुआ कि वो एक किराए की गाड़ी थी, जो उसी दिन किराए पर फरीदाबाद से दिल्ली लाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में वायरिंग, डेटोनेटर और कुछ अधजले केमिकल कंटेनर मिले। यानी साफ है, ये आईडी ब्लास्ट था। फिलहाल 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, डॉक्टर उमर शाह और मुजम्मिल अंसारी। दोनों पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं। दोस्तों, यहीं से एक नया थ्योरी जन्म लेती है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर थ्योरी कहा जाता है। जिसका मतलब है अब केवल गरीब और अशिक्षित वर्ग ही टेरर में शामिल नहीं है, बल्कि हाईली एजुकेटेड और बिजनेस बैकग्राउंड वाले लोग भी अब टेरर ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से रेडिकलाइज होते हैं। यह आतंकवाद का नया रूप पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आतंकवादी ज्यादा सुव्यवस्थित, फंडेड, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में इनके फोन डेटा से कराची और लाहौर के आईपी एड्रेस जुड़े पाए गए। यानी यह सिर्फ एक लोकल केस नहीं था। कार की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति धमाके से ठीक पहले 3 घंटे तक कार में बैठा था। कभी मोबाइल पर बात करता था, कभी बाहर देखता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि डिवाइस के टुकड़ों से पता चलता है कि यह आईडी था, जिसमें टाइमर बेस्ड डेटोनेटर इस्तेमाल हुआ, लेकिन डिवाइस पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ। यानी ब्लास्ट अधूरा था। यह हो सकता है कि वायरिंग ग्लिच या नेटवर्क सिग्नल फेलियर का कारण डिवाइस आधी तरह एक्सप्लोड हुई हो। कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वो डिवाइस पूरी तरह काम करती तो यह ब्लास्ट मास कैजुअलिटी इवेंट बन सकता था। यानी दिल्ली का दिल तबाह हो सकता था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या
इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी दोनों ने रिपोर्ट किया कि जांच एजेंसियों को कुछ इनक्रिप्टेड चैट्स मिले हैं जिसमें जारार यूनिट नाम का उल्लेख है। यह वही कोड नेम है जो पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले रावलपिंडी और पेशेवर में 2 छोटे छोटे विस्फोट हुए थे जिसका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था। यही वजह है कि भारतीय एजेंसियों ने इसे मिरर अटैक टेस्ट मान रही है, यानी पहले पाकिस्तान में टेस्ट किया गया, फिर दिल्ली में ट्रायल किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सेल क्रॉस बॉर्डर रिमोट हैंडलर से ऑपरेट हुआ और उसका सिग्नल लाहौर कराची रूट से ट्रेस हुआ, यानी दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक लोकल एक्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रॉक्सी एक्सपेरिमेंट था। दिल्ली धमाके का एक और चौंकाने वाला पहलू है अफगानिस्तान और टर्की कनेक्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्य संदिग्ध उमर उल नबी और उसके हैंडलर्स अफगानिस्तान के नंगरहार और तुर्की के इस्तांबुल से ऑपरेट कर रहे थे। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा, आतंक अब सीमाओं में नहीं बंधा। पाकिस्तान और टर्की से निकले नेटवर्क दक्षिण एशिया को निशाना बना रहे हैं, यानी दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ इंडियन इशू नहीं रहा, अब यह पूरा रीजनल टेरर नेटवर्क का केस बन गया है। यह बयान बहुत मायने रखता है क्योंकि अब टेररिज्म पर क्षेत्रीय ब्लेम गेम शुरू हो गया है। दोस्तों, धमाके के बाद से सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज, फेक वीडियो और व्हाट्सएप फॉरवर्ड का सैलाब आ गया है। कुछ लोगों ने मौके के वीडियो अपलोड किए तो कुछ ने 2011 के पुराने ब्लास्ट के फुटेज दिल्ली ब्लास्ट 2025 कहकर फैला दी। कई हैंडल्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे हैशटैग दिल्ली ब्लास्ट और हैशटैग मोदी फेल्ड सिक्योरिटी जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाने लगे। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया कि फेक विजुअल्स और मिस इंफॉर्मेशन जांच को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे एक नया सवाल उठता है, क्या आतंकवाद अब केवल बम से नहीं सोशल मीडिया नैरेटिव से भी फैलाया जा रहा है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जो भी इस साजिश में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही बयान मोदी जी ने पहलगाम अटैक के बाद भी दिया था, जिसके तुरंत बाद ऑप सिंदूर हुआ था। तो क्या यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का सिग्नल है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर एक एक आरोपी को खोजें। अब केस दर्ज किया गया है यूएपीए के तहत, यानी यह भारत के सबसे कठोर कानूनों में से एक के तहत जाएगा। एनआईए और आईबी दोनों इसमें मिलकर काम कर रही हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेड फोर्ट, इंडिया गेट, पार्लियामेंट और मेट्रो स्टेशनों पर हाई अलर्ट है। एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, फोन डेटा और डार्क वेब कम्युनिकेशन की बारीकी से जांच कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या यह हमला पूरा हुआ या किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि विस्फोटक डिवाइस का केवल एक हिस्सा एक्टिव हुआ, यानी यह शायद टेस्टिंग फेज था। कुछ इंटेलिजेंस अफसरों का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट दीपावली पर होना था, लेकिन टेक फेलियर की वजह से एबॉर्ट हुआ। अगर यह सही है तो दिल्ली इस बार एक मैसिव टेरर अटैक से बाल बाल बची है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ होती है। पहला, कि आतंकवाद अब सिर्फ बॉर्डर का नहीं, वो लैपटॉप, मोबाइल और सोशल नेटवर्क से भी आ सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना असली अपराधियों की मदद करता है। और तीसरी बात, भारत की जांच एजेंसियां पहले से ज्यादा तैयार है, लेकिन सजगता सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई संदिग्ध चीज दिखे तो बस वीडियो मत बनाओ, रिपोर्ट करो।
एक छोटी सी सूचना कई जाने बचा सकती है। भारत इस बार बच गया, पर याद रखो खतरा अभी गया नहीं है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस साजिश में शामिल हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।